Hello everyone, welcome back to your channel The Economics Hub. My name is अनंत। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3, जिसको हम जानते हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 और 1990। तो 1950 और 1990 के बीच में क्या ऐसी चीज़ें हुई वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। किन किन सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया और किन किन सेक्टर्स की वजह से इकोनॉमी हमारी ग्रो हुई। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इस चैप्टर में बात करेंगे 1950 से 1990 तक का सफ़र जो भारत ने तय किया। चैप्टर नंबर 3 आईईडी का है ये। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को हमने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 इंडस्ट्री एंड नंबर 3 ट्रेड। नंबर 1 एग्रीकल्चर, हम सब जानते हैं हमारा जो भारत है वो एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमी हुआ करता था और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। क्लियर हुआ? भले ही अब एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ और इंडस्ट्री से लोग ट्रेड की तरफ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर आज भी हमारी इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम बताइए भैया क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर आज भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एग्रीकल्चर के अंदर हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म, हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स और ग्रीन रिवोल्यूशन। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर बात करेंगे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, IPR 1956 और SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और इसी तरह ट्रेड, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड। इन तीनों पार्ट्स को मैं अलग अलग ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले एग्रीकल्चर के साथ। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है और एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों सबसे ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड और स्टेगनेंट हमारी इकोनॉमी में रहा है जब से भारत में अंग्रेज़ आके गए हैं और जब से अंग्रेज़ आए थे। ठीक है, जब से ब्रिटिशर्स भारत में आए थे उससे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत अच्छा था, बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्ड हो गया, मतलब पिछड़ा हो गया, और स्टैग्नेंट का मतलब होता है ग्रोथ जो हो गई वो ना के बराबर हो गई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या समझते हैं, जैसे क्या हुआ, लो लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, आउटपुट कम हो रहा था। लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा था। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, मतलब बहुत कम लोगों के पास ज़मीनें थी और बहुत छोटे छोटे फार्मर्स थे। सब्सिस्टेंस आउटलुक ऑफ फार्मर, अब क्या हुआ, जो फार्मर्स थे ना, सब्सिस्टेंस का मतलब यहाँ है, ध्यान से समझ लीजिएगा, सब्सिस्टेंस का मतलब यहाँ ये है कि जो फार्मर है ना वो इतनी ही खेती करता था जितना उसको यूज़ में आए। ठीक है, वो कॉमर्शियल आउटलुक से उसको नहीं देखता था। इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको समझाया। इन द व्यू दिस इशू ऑफ बैकवर्डनेस स्टैग्नेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, द इंडिया इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म। फिर इंडिया ने प्लान किया एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म जिसको हम लैंड रिफॉर्म और टेक्निकल रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। रिफॉर्म्स क्यों लाए गए? अगर मैं आपसे पूछूं या एग्जामिनर आपसे पूछे व्हाई दीज रिफॉर्म आर इंट्रोड्यूस्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस और एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट। इन दोनों वजह से कुछ रिफॉर्म्स भारत में एग्रीकल्चर के लिए लाने पड़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म के बारे में। लैंड रिफॉर्म क्या कह रहा है? लैंड रिफॉर्म को हम एक नाम से और जानते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म, मतलब किसी चीज़ में बदलाव होना। यहाँ पे किस में बदलाव हो रहा है? लैंड में, ज़मीन में। ठीक है, तो मेन एम जो था लैंड रिफॉर्म लाने का वो क्या था? इनइक्वालिटी को कम करना। इनइक्वालिटी का मतलब असमानता को कम करना। ठीक है, सबसे पहले क्या है? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी। जितने भी बिचौलिया थे, इंटरमीडिएटरीज को बोलते हैं बिचौलिया, उसको क्या करा गया? ख़त्म करा गया। क्यों? क्योंकि क्या था? फार्मर्स थे और गवर्नमेंट थी। अब फार्मर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में मीडिएटर आ जाता था। मीडिएटर कौन लोग होते हैं? मीडिएटर वो लोग होते हैं जो इनसे भी कमीशन खाएंगे और इनसे भी कमीशन खाएंगे। ठीक है, तो ये होता है मीडिएटर। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो मीडिएटर था ना उसको हटाया। क्यों हटाया? क्यों? मीडिएटर फार्मर्स की जो इनकम होती थी उसको, सपोज फार्मर की कोई आउटपुट 100 रुपीज़ का बिकेगा, तो ये लोग क्या करते थे?
फार्मर से सस्ते दाम में खरीदते थे 70 में, और गवर्नमेंट को वो 120 या 100 में बेच देते थे। तो जो फ़ायदा फार्मर को इस बेचने से होना था वो सारा फ़ायदा कौन ले जाता था? मीडिएटर ले जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने मीडिएटर को ख़त्म करने की कोशिश करी। ज़मींदार वॉज एबोलिश्ड। ज़मींदार क्या थे? ख़त्म किए गए। ऑनरशिप राइट्स वर गिवन टू दोज हु एक्चुअली कल्टिवेट, और ऑनरशिप उनको मिला जो एक्चुअल में कल्टीवेट कर रहे हैं, मतलब जो किसानी कर रहे हैं। ठीक है। गिव इंसेंटिव टू द कल्टिवेटर्स टू मेक इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड एज इट्स ऑनर। और अब क्या हुआ? जो इंसेंटिव्स मिलते थे वो भी मीडिएटर खा जाता था। तो अब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने मीडिएटर्स को ख़त्म करके सीधे फार्मर्स से लिंक बनाना स्टार्ट किया है, मीडिएटर ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ इसमें? जो फार्मर को इंसेंटिव मिल रहा था या कोई और चीज़ मिल रही थी जिससे फार्मर्स अपनी लैंड को क्या कर सके? इम्प्रूव कर सके और उसे अच्छे से उपजाऊ बना सके। ठीक है। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे सरकार के पास या किसी के पास सरप्लस लैंड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। किसके बीच में? जो स्मॉल होल्डर्स और लैंडलेस लेबर्स होते हैं। अब कभी कभी गवर्नमेंट इसको रेंट पे भी देती है, कम दाम पे रेंट पे देती है, और गवर्नमेंट कभी कभी इसको क्या करती है? गवर्नमेंट इसको कभी कभी बहुत कम दाम में उन लोगों को दे देती है जिनके पास लैंडलेस लेबर्स होती है, मतलब जिनके पास ज़मीनें नहीं होती हैं। क्लियर हुआ? तो दिस इज कॉल्ड सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। थर्ड वी हैव कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब यह है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या है कि रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन वर्ड क्या कहता है सर? इसका मतलब क्या है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगनेंस। आपने सुनिए, स्मेल स्प्रेड होती है आपकी। ठीक है। तो फ्रेगनेंस का मतलब क्या होता है? फ्रेगनेंस जैसे क्या है? एक लैंड का टुकड़ा आपका यहाँ है, एक लैंड का टुकड़ा आपका यहाँ है, एक लैंड का टुकड़ा है आपका यहाँ है। अब इसको कल्टीवेट करने के लिए आपने यहाँ पे सपोज ट्यूबवेल लगा दिया। अब इसको कल्टीवेट करने के लिए भी लगाना पड़ेगा, इसको कल्टीवेट, तो आपकी जो कॉस्ट होती है ना कल्टीवेशन की वो ज़्यादा आती है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? जो फ्रेगमेंट लैंड होल्डिंग थी जो इधर से उधर थी, तो उन गवर्नमेंट ने कोशिश करी एक ही जगह इन लैंड्स को करने की। तो ये वाली जो लैंड थी वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो अब क्या हुआ? एक ही जगह लैंड आ गई, जिससे जो फार्मर्स का प्रोडक्शन कॉस्ट था, मतलब उसको बनाने का या कल्टीवेशन करने का या कोई भी चीज़ बनाने का जो कॉस्ट आ रहा था वो क्या आने लगा? कम आने लगा, जिससे गवर्नमेंट को और फार्मर्स को क्या होने लगा? प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अलॉट लैंड टू द फार्मर्स एट वन प्लेस। जैसा मैंने आपको समझाया, हिज स्कैटर्ड होल्डिंग हेयर एंड देयर, जो इधर उधर बिखरी थी उसको एक ही जगह कर दिया, जिससे क्या हुआ? इट सेव द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो मैंने बात आपको यहाँ समझाई। फोर्थ वी हैव रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब क्या हुआ था? जैसे सपोज मैं किसानी कर रहा हूँ और मेरे मालिक की वो ज़मीन है, मेरी ज़मीन नहीं है, तो मालिक क्या कहता था कि एक्सेसिव मुझसे इलीगल चार्जेस करता था। जैसे सपोज मैंने 100 रुपये का फार्म किया, मतलब 100 रुपये की कुछ प्रोडक्शन किया, अब उसमें से 80 रुपये तो मेरा क्या ले जा रहा है? जो रेंट ले जा रहा है, रेंट के तौर पे मालिक ले जा रहा है। तो मेरे पास कितना बचा? 20 रुपये। तो बहुत नुकसान होता था। अब गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया। अब गवर्नमेंट ने कर दिया 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में आपको समझाना चाह रहा था, मैंने आपको पहले बताया था। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है कि पहले के किसान जो थे वो इतना बनाते थे कि केवल वो अपने परिवार का और अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अब क्या हुआ? अब इनको सबसिस्टेंस फार्मिंग से अब क्रॉप्स को कॉमर्शलाइजेशन करना स्टार्ट कराया। ठीक है, मतलब बार्गेनिंग करना स्टार्ट कराया। कम दाम में फसल कैसे उगाएं, कैसे इस कम दाम में सीड्स को खरीदें और कैसे उस चीज़ को ज़्यादा दाम में क्या करें? बेचें। तो सरकार ने इन लोगों को ये सिखाया। नेक्स्ट ये हमने पढ़ा कौन सा? लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म में ये एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, रेगुलेशन ऑफ रेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। नेक्स्ट वी हैव टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या है? टेक्निकल रिफॉर्म्स में HYV सीड्स, इसको तो याद कर लेना। हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, ये ऐसे सीड्स होते हैं जिनसे फसल एक नॉर्मल सीड के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी ग्रो होती है। ठीक है, इसी के साथ एक वर्ड है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जिसको हिंदी में कहते हैं। और ग्रीन रिवोल्यूशन का जब भी नाम आएगा तो मिस्टर MS स्वामीनाथन का नाम जरूर आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए MS स्वामीनाथन कौन थे। MS स्वामीनाथन आपके ग्रीन रिवोल्यूशन फादर थे।
ठीक है। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या कहना चाह रहा है, वहाँ पे हमने लैंड रिफॉर्म की बात करी, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे टेक्निकल, कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू लैंड को और अच्छे से कल्टीवेट करा जाए। द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी वॉज टैकल्ड बाय वे ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड। अब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया HYV सीड्स। HYV सीड्स क्या होता है, इसके हम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, जो ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर आया। ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति भारत में आई थी। इट इज स्टार्टिंग हैपनिंग इन इंडिया इन द ईयर 1967-1968। और इसके फादर कौन थे, MS स्वामीनाथन। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है आपका प्रैक्टिकल में एग्जामिनर, या हो सकता है बोर्ड्स भी पूछ ले, हालांकि ये मुझे लगता है आपकी बुक्स में गिवन नहीं होगा। थर्ड है, अब हम एलिमेंट्स के साथ HYV सीड्स को और अच्छे से जानते हैं, जैसे यूज़ ऑफ HYV सीड्स। अब हाई यील्ड वेराइटी जो सीड्स था वो सबसे ज़्यादा वीट, बाजरा, राइस, मेज, कॉटन, ज्वार, इन सब चीज़ों के लिए आया, जिससे जो एग्रीकल्चर आउटपुट था ये क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, मतलब बढ़ गया। सेकेंड, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब भाई HYV सीड्स आप डाल रहे हैं, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के लिए आपको केमिकल्स की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि सीड्स अच्छे हैं, फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो कीड़े लगने का डर है, और केमिकल्स भी चाहिए, ठीक है। तो HYV सीड्स ज़्यादा लगेगा तो फर्टिलाइजर्स भी ज़्यादा लगेगा। इसी तरह इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का भी क्या यूज़ क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। क्यों, क्योंकि फसल ज़्यादा हो रही है तो क्रॉप्स का प्रोटेक्शन भी तो करना है, तो क्रॉप्स का प्रोटेक्शन करने के लिए इन चीज़ों का भी यूज़ ज़्यादा होना स्टार्ट हुआ। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। HYV सीड्स नीड टू बी डीपली इरिगेटेड। अब क्या हुआ, HYV सीड्स को लेने में और बनाने में बहुत फ़र्क होता है। ले तो लिया, अब उसके लिए हमें देखो वाटर भी बहुत सारा चाहिए, उसके लिए केमिकल्स भी चाहिए, उसके लिए फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, उसके लिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स भी चाहिए। अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने कहा HYV सीड्स तो दे दिया, अब एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, वाटर की सप्लाई को भी बढ़ाया गया। HYV सीड्स नीड्स टू डीपली इरिगेटेड, उसको फसल में पानी ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से दीज क्रॉप्स नीड्स मोर वाटर, इसको पानी ज़्यादा चाहिए। सो मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट वर लॉन्च, तो कुछ बड़े और कुछ छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट को क्या करा गया, लॉन्च करा गया, जिससे इस सीड्स का अच्छे से उपयोग हो सके। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रीन रिवोल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो मिड 60-70 और एक मिड 17 और 18। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बहुत चुटकियों में समझा देता हूँ। फेज़ 1 और फेज़ 2 के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द वीट एंड राइस। जब पहली बार ग्रीन रिवोल्यूशन आया ना आपका, मतलब HYV सीड्स आया, वो बेसिकली वीट और राइस के लिए था। चलो वीट और राइस के लिए तो समझ में आ गया, लेकिन वो पूरे भारत में नहीं पहुंच पा रहा था, केवल और केवल कुछ जगह जैसे पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन एरिया में रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ये 60 और 70 की बात हुई। अब जब फेज़ 2 आया, 70 और 80 आया, अब इसका फेज़ दूसरा आया। अब ग्रीन रिवोल्यूशन थोड़ा सा वाइड स्प्रेड कवर किया, मतलब जैसे पहले वीट और राइस के लिए था, अब वीट, राइस और भी नंबर ऑफ क्रॉप्स के लिए आया। और पहले पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में था, अब क्या हुआ, इसका फ़ायदा और भी अलग अलग स्टेट्स में हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, केरला में हुआ, पंजाब में तो पहले से था ही, महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। और इसी के साथ इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट टू गेट बेनिफिट टू द ग्रीन रिवोल्यूशन टू द स्मॉल फार्मर एज वेल। जो पहले फेज में जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो रिचर्स को फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन का जो सीड है ना वो बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से जो स्मॉल फार्मर थे उसको नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इनको सब्सिडी स्टार्ट देना किया, किसके, स्मॉल फार्मर्स को सब्सिडी देना स्टार्ट किया, जिससे वो इन फसल को और इस सीड्स के थ्रू इन फसल को क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गेन्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है। अब ग्रीन रिवोल्यूशन के भैया इतना सारा गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, इतना सब कुछ खर्च किया, तो उसके कुछ फ़ायदे भी तो होने चाहिए ग्रीन रिवोल्यूशन के। चलो, स्पर्ट एंड प्रोडक्टिविटी। स्पर्ट एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कुछ प्रोडक्शंस ऐसे हुए जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसमें आपको ये नंबर्स में याद नहीं रखना है, जैसे हम बात करें, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। 2021 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो 660 kg पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में हमने चीज़ें बनाई 1951 के कंपैरिजन में। तो आपको ऐसा कुछ याद नहीं रखना, बस आपको ये सिंपल सी बात याद रखनी है, आप कंफ्यूज मत होना कि ग्रीन रिवोल्यूशन के आने के बाद जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, चाहे वो वीट के केस में हो,
चाहे वो राइस के केस में हो, चाहे वो किसी और के केस में हो। प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। बस सिंपल सी बात आपको ये रखनी है, इसी को सेंटेंस में बना देना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू द कॉमर्शियल फार्मिंग। अब क्या हुआ, सब्सिस्टेंस और कॉमर्शियल, ये दो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जब किसान, सपोज एक किसान है, ये किसान केवल और केवल सैड रहता था। क्यों? क्योंकि ये किसान केवल इतना ही कमा पाता था और इतना ही बनाता था जिससे इसकी फैमिली ही उन चीज़ों को क्या कर सके, यूज़ कर सके। बट इसके आने के बाद ये किसान किधर शिफ्ट हुआ, ये किसान शिफ्ट हुआ कॉमर्शियल। अब ये थोड़ा सा हैप्पी हुआ। क्यों? क्योंकि ये फैमिली के साथ साथ अब इसको बेचने मतलब सेल के पर्पस से भी चीज़ों को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा था या ये अच्छा था? ऑब्वियसली ये अच्छा था। ठीक है, तो ये होता है सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल को। यहाँ पे वो कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहा था और यहाँ पे उसने अर्निंग करना स्टार्ट किया, मतलब पैसा कमाना स्टार्ट किया, फैमिली को भी मिला और सेल्स भी करना स्टार्ट किया। दिस इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू द कॉमर्शियल क्रॉप। चेंज इन फार्मर का आउटलुक, यही इसका मतलब है। जो फार्मर था वो पहले अपनी क्रॉप्स को केवल और केवल एक ही नज़र से देखता था, वो कौन सा था कि फैमिली के लिए बना लो बस बहुत है। बट अब क्या हुआ, इसका नज़रिया चेंज हुआ, आउटलुक चेंज हुआ। अब ये इस तरफ जाने लगा, पहले ये इस तरफ जाता था, अब ये इस तरफ जाने लगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ें। ओके, अब क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। अभी बफर स्टॉक जो कंसेप्ट है ना, इसको ध्यान से समझना है क्या होता है। अब HYV सीड्स आने के बाद और एग्रीकल्चर अच्छा होने के बाद हमारे इंडिया में जो क्रॉप का प्रोडक्शन था, जो क्रॉप का क्या था, प्रोडक्शन था, वो बहुत अच्छा होने लगा। क्रॉप का प्रोडक्शन इतना अच्छा होने लगा कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए। मतलब इतना हमारे पास अनाज आ गया कि हमें अभी अब किसी और पर निर्भर होना ज़रूरी नहीं है। हम आत्मनिर्भर हुए और अब हम इस चीज़ों को भारत के बाहर भी क्या कर सकते थे, बेच सकते थे। ठीक है, अब जब बहुत सारा फसल इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, मतलब बेचने के बाद, खाने के बाद, सब कुछ करने के बाद हमारे पास स्टॉक बच रहा है, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम एक बफर स्टॉक नाम से कुछ चीज़ बनाएं। अब बफर स्टॉक क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। बफर स्टॉक तब होगा जैसे सपोज 100 kg वीट बनाया, 100 kg टोटल आया आउटपुट, 100 में से सपोज हम करते हैं 30 ने उसने किसान ने अपनी फैमिली के लिए निकाल लिया, 50 उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 80, लेकिन अभी भी 20 बचा। तो 20 क्या हुआ, ये 20 बफर स्टॉक में चला गया। बफर स्टॉक का कंसेप्ट इंडिया में आया 4th 5-year प्लान में। ये क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तब ये 20 जो है ये कभी इमरजेंसी के टाइम में, जैसे कभी नेचुरल क्लाइमेट ही आ गया, फ्लड आ गया, कुछ हो गया, तो ये बफर स्टॉक इस गोदाम से निकालेंगे, इस गोदाम से निकाल के क्या करेंगे, कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। और इसको कौन मेंटेन करता है, इसको गवर्नमेंट मेंटेन करती है। और ये जो बफर स्टॉक है ये काम आता है जब हमारा नेचुरल डिजास्टर हो गया या क्रॉप फेलियर आ गया, मतलब बाढ़ आ गया या कोई भी चीज़ आ गई जिसकी वजह से हमारे क्रॉप को नुकसान हो गया। दिस जस्ट लाइक अ सेविंग, जैसे आपके पास इनकम आती है, इनकम 100 रुपये हुई, कंजम्पशन आपने 80 किया और 20 रुपये क्या कर दिया, सेव कर दिया, तो ये 20 रुपये जो सेव है दिस इज कॉल्ड अ बफर स्टॉक। क्लियर हुआ, आपको समझ में आ गया। बफर स्टॉक भी बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ें। अब हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, जैसे लिमिटेड क्रॉप, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ये जो था ना, ये स्टार्टिंग में लिमिटेड क्रॉप्स में आया, जैसे केवल और केवल वीट में आया, अब राइस में आया, ठीक है, ये आया। अनइवन स्प्रेड, अनइवन स्प्रेड मतलब ये जैसे हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश में आया, पंजाब में आया, तमिलनाडु में आया, लेकिन बाकी के स्टेट्स में नहीं आ पाया। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे इंडिया में हम सब जानते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब ये इतना महंगा था बेचारे लोग नहीं खरीद पा रहे थे इसको, ठीक है, तो एक ये भी इसका लिमिटेशन था। और इकोनॉमिक डिवाइड, इकोनॉमिक डिवाइड में क्या हुआ, अब स्मॉल फार्मर्स को HYV सीड चाहिए था, वो भी चाहते थे हम अच्छा प्रोडक्शन करें, तो गवर्नमेंट ने इनको HYV खरीदने के लिए क्या देना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने इनको सब्सिडीज़ देना स्टार्ट किया। क्या देना स्टार्ट किया, सब्सिडी देना स्टार्ट किया। तो लिमिटेड क्रॉप का मतलब कुछ लिमिटेड फसल के लिए आया, अनइवन स्प्रेड रिचर्स तक पहुंच रहा था या कुछ स्टेट तक पहुंच रहा था। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, केवल लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन कर पा रही थी, जैसे रिच सेक्शन कर रहा था लेकिन पुअर नहीं कर पा रहा था, ठीक है।
अब इकोनॉमिक डिवाइड हो रहा था तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना स्टार्ट किया HYV सीट्स के लिए। अब सब्सिडी क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। सब्सिडी, हालांकि आपको सबको पता है सब्सिडी क्या होता है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सब्सिडी एक ऐसा अमाउंट होता है मॉनेटरी, इट्स मॉनेटरी, मतलब रिलेटेड टू मनी असिस्टेंस जो सरकार देती है किसी एक्टिविटी के लिए, ठीक है। जैसे सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी पे मिलती है, जैसे सब्सिडी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे मिलती है, आगे बात करेंगे क्या है। अब एग्रीकल्चर सब्सिडी इज़ अ वाइस। अब एग्रीकल्चर सब्सिडी जो मिल रही है ये क्या है, इस पर हम बात करते हैं। दिस इज़ वाइस, ठीक है। एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ अ ये इतना डिबेटेबल इशू है कि एग्रीकल्चर सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी मिलनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। आपकी राय क्या है, एग्रीकल्चर सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक। चलिए, अब क्या है, अब वाइस क्यों कह रहे हैं? ये वाइस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार के ऊपर ना इसका बर्डन बहुत हो रहा था। सरकार के ऊपर बर्डन कैसे, मतलब सरकार को बहुत लोगों को सब्सिडी देनी पड़ रही थी क्योंकि भारत में मोस्टली लोग पुअर थे। अब सबको सब्सिडी दे रही है तो सरकार के लिए हमारे पास तो फंड ख़त्म हो जाएगा, हम कैसे करें उसको मैनेज, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद मिस एप्रोप्रिएट बेनिफिट। अब कुछ लोग क्या होते हैं ना, हर तरीके के लोग होते हैं। अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने ना उसका गलत फ़ायदा स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक स्टेट में, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे क्या हुआ, फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी गई, केवल और केवल किसके लिए, अपने फार्म एक्टिविटीज़ के लिए। अब लोगों ने क्या करा, उस इलेक्ट्रिसिटी का तार डाल के, केबल डाल के अपने घरों में भी यूज़ करने लगे। अब गवर्नमेंट ने देखा इस चीज़ को तो लोग मिसयूज़ कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर अगेंस्ट किया, मतलब एक क्या किया, एक अगेंस्ट में एक एक्शन लिया और फिर इनकी सब्सिडी को क्या किया, ख़त्म किया। फिर लोग लड़ने लगे। और जब सब्सिडी मिलती है ना, जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो हम उसका वेस्टफुल कंजम्पशन बहुत करना स्टार्ट, अरे ठीक है ना, फ्री में मिल रही है, यूज़ करो करो करो, हमारे पास से कौन सा पैसा जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा इशू रहा। तो आपकी राय में सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्सिडी भी आपको समझ में आ गया। तो ये तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया एग्रीकल्चर का। चलिए ठीक है, सब्सिडी हमारा ख़त्म हुआ, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। कौन सा वाला, एग्रीकल्चर। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, किसी भी वर्ड से रिलेटेड, तो आप मुझे सीधा इस पर भेज सकते हैं, या मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करके या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट कर ही सकते हैं और आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें, आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इस टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में, जो है आपका इंडस्ट्री के साथ साथ हम लोग बात करेंगे ट्रेड के बारे में भी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक एंड फॉलोज। थैंक यू सो मच।